गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल गुप्ता अपने चैनल एजुकेशन वायर के साथ लेकर आ रहा हूं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पार्ट का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज कवर कर रहा है ये टॉपिक। इस टॉपिक में हम दोस्तों मेनली तीन बातें समझने वाले हैं। पहला, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक जो है कि इस रेवोल्यूशन से कैसे आइडिया ऑफ नेशन आया, नेशन का आइडिया कैसे राइज हुआ। उसके बाद नेपोलियनिक कोड डिस्कस करेंगे। नेपोलियन का फ्रेंच रेवोल्यूशन में नाम आया था, क्या रिलेशन है, मैं थोड़ा सा डेट को भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर नेपोलियन ने कौन सा कोड दिया जिसकी वजह से जिसका रिलेशन नेशन के साथ है थोड़ा सा, और बाकी उसने भी सिमिलरिटी लाने की कोशिश की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे कि आपको पता है 14 जुलाई 1789 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, उसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन को आपने क्लास 9th में पढ़ा है, बट मैं इसको एक शॉर्ट में समराइज करके बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर की कुछ इवेंट्स आगे आने वाले टॉपिक्स में काम आएंगे आपके। सो देखिए दोस्तों, 14 जुलाई 1789 को जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें एक बहुत बड़ा चेंज क्या आया कि राजा ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब वो असेंबली एज ए पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। सो किंग रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो असेंबली पार्लियामेंट की तरह, अब राजा की पावर लिमिटेड हो गई, पार्लियामेंट के पास में भी कुछ पावर थी, नेशनल असेंबली के पास में कुछ पावर थी, राजा को बहुत सारे फैसले इससे पूछकर लेने पड़ते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया फ्रांस में, ठीक है। 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। जो नेशनल असेंबली थी उसने रिवॉल्यूशन से पहले ही शपथ ली थी, अगर आपको याद हो टेनिस कोर्ट वाला इंसिडेंट जो हुआ था कि हम संविधान जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम उस कोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो संविधान 1791 में बनकर तैयार हुआ और फ्रांस में ये संविधान लागू हो गया। इस संविधान को लागू होने के बाद अब फ्रांस, जो कि पहले मोनार्की था, राजा का शासन था, वहां पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। राजा के साथ साथ संविधान भी आ जाता है। इसमें बहुत सारे राइट्स मिलते हैं लोगों को, इक्वलिटी की बातें होती हैं, लिबर्टी की बातें होती हैं, फ्रीडम की बातें होती हैं। ये सारी चीजों ने भी आइडिया ऑफ नेशन को राइज करने में हेल्प की, और जो नेशनलिज्म हमारा चैप्टर है उसमें हेल्प की। अभी उसको हम समझेंगे जब ये हमारा सेकंड टॉपिक आएगा। इसके बाद फ्रांस में क्या होता है, इसके बाद राजा को 1792 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 93 में आकर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। सो 1792 में राजा को गिरफ्तार करके 1793 के अर्ली उसमें जनवरी में ही एग्जीक्यूट मतलब मार दिया जाता है। उसके बाद फ्रांस में एक रिपब्लिक बन जाता है। अब राजा के शासन से हटकर रिपब्लिक, तो वो कंट्री जिसमें राजा का शासन था, राजा का शासन खत्म होता है और एक रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट आ जाती है। रिपब्लिक का मतलब होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन है। 1793 से 94 आपको पता है जैकोबिन क्लब का रूल रहता है, जिसका लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वो रूल करता है। वो एक आतंक, मतलब उसके रूल में बहुत आतंक रहता है क्योंकि उसके खिलाफ जो भी जाता है उसको वो मार देता है। सो रेन ऑफ टेरर। उसके बाद जब ये हटता है, इसको भी हटा दिया जाता है क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे होते। तो 1795 से 99 तक फ्रांस में डायरेक्टरी रूल करती है। डायरेक्टरी क्योंकि अब पावर एक के हाथ में ना रहकर 5 लोगों के हाथ में दी जाती है, तो मतलब अब 5 हेड हैं स्टेट के, तो 5 लोग रूल करते हैं। वो जो डायरेक्टरी के हेड होते हैं वो देश को चलाते हैं। ये इसको बोलते हैं हम रूल ऑफ डायरेक्टरी इन फ्रांस। 1799 में जो नेपोलियन नाम का एक पर्सन है वो इस डायरेक्टरी में आ जाता है। धीरे धीरे वो सारी पावर कैप्चर कर लेता है एंड वो मतलब डायरेक्टरी में भी टॉप वाली पोजीशन पे रहता है। एंड 1804 में आकर वो इस डायरेक्टरी को हटा देता है और अपने आप को राजा अनाउंस कर देता है। सो इन 1804 नेपोलियन अनाउंसेस हिमसेल्फ, ही बिकेम किंग। जब ये किंग बन जाता है, ये अपने आप को किंग अनाउंस कर देता है, तो ये कुछ चीजें फ्रांस में लेकर आता है, कुछ चेंजेस लेकर आता है, उसी को बोलते हैं हम नेपोलियनिक कोड। इस पर आपका एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेपोलियनिक कोड। इस पर भी क्वेश्चन आता है और आइडिया ऑफ द नेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद फ्रांस में कुछ चीजें होती हैं, ये टॉपिक आपके आने वाले चैप्टर में काम आएंगे, जरा शॉर्ट में समझ लेना इसको। कि 1815 में इसको हरा दिया जाता है नेपोलियन को।
क्योंकि इसका सपना रहता है पूरे यूरोप पर कब्जा करने का, तो बहुत सारी कंट्रियां इसके खिलाफ रहती हैं। इसको देखेंगे हम आगे कि कैसे हराया जाता है। और दोबारा से जो बर्बन डायनेस्टी थी, जिसका किंग को हटाकर यहाँ से जो लुइस 16 था, जिसको किंग को हटाया जाता है, उसी डायनेस्टी के किंग को दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है पावर में। नया किंग होता है, वो पुराना वाला किंग नहीं होता, ठीक है। उसके बाद 1830 में एक फिर से रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस में। 3 मेन रिवॉल्यूशन होते हैं, एक 1789, एक 1830 और एक 1848। तो 1830 वाला जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें बर्बन किंग को ही रिस्टोर कर दिया जाता है। 1815 वाले में बर्बन किंग को, और 1830 वाले में जो किंग होता है उसके किसी कजन को, वो थोड़ा सा लिबरल होता है। लेकिन इससे पहले वाला जो किंग होता है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड का होता है, वो थोड़ा डिवाइन राइट में या कह सकते हो आप तानाशाही वाले शासन में ज्यादा बिलीव करता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है और एक नए किंग को लाया जाता है। वो किंग फिर रूल करता है। 1848 में उस लिबरल किंग को भी हटाया जाता है, जो लुइस फिलिप लिबरल किंग है उसको भी हटा दिया जाता है। और आफ्टर 1848 फ्रांस एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है और दोबारा से रिपब्लिक बन जाता है। जो कि यहाँ पर रिपब्लिक बना था एक बार, वो यहाँ पर दोबारा से रिपब्लिक बन जाता है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है इस चैप्टर की कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। और 1848 तक मैं आपको इसलिए क्योंकि 1848 तक कुछ चीजें हुई हैं जिसका यूरोप पर इम्पैक्ट पड़ा है, उसका भी लिंक यहाँ से है। इसके बाद भी कुछ हिस्ट्री रही है फ्रांस की, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक, आइडिया ऑफ नेशन, जो कि आपको चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में बताया था। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म फीलिंग टुवर्ड्स नेशन, फीलिंग टुवर्ड्स ग्रुप, कॉमननेस, वननेस, ये सारी फीलिंग का राइज होना, इसी को हम बोलते हैं नेशनलिज्म। सो फ्रांस से ये आइडिया बहुत वाइड स्केल पर फैला। कैसे? जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें लोग सब मिलकर एक साथ आ गया है राजा को हटाने के लिए, क्योंकि सारे लोग परेशान थे। सभी लोगों का एक माइंडसेट बना, प्लस और भी कुछ चीजें हुई, जैसे एक ट्राई कलर बनाया गया। ट्राई कलर पूरे फ्रांस में ट्राई कलर को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, वो एक नेशनल सिंबल बन गया। जो राजा का रॉयल सिंबल होता है उसको हटाकर उसको माना जाने लगा, ट्राई कलर को एक नेशनल सिंबल की तरह, ठीक है। लोगों को कॉमननेस की भावनाएं प्रमोट की गई, लोगों में एकजुटता लाने की कोशिश की गई, ठीक है। थॉट्स में एकजुटता लाने की कोशिश की। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो सारी क्लासेस को खत्म कर दिया। जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट का सिस्टम था, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमन पीपल, सबको हटा दिया एंड सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जिन जिन लोगों को स्पेशल राइट दिए हुए थे। तो इन सब से क्या लाने की कोशिश की गई? कॉमननेस, ठीक है। और यही नेशनलिज्म का पार्ट है। अगर कॉमननेस आ रही है, वननेस आ रही है, सभी लोग एक हो रहे हैं, वही नेशनलिज्म है। तो सभी लोगों में एकजुटता वाली फीलिंग आ रही है ना। सो आइडिया ऑफ नेशन यहां से राइज होता है। और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे सिटीजन्स नाम का चीज लॉन्च की गई, जिसमें कि अब एस्टेट वाला चीज हटाकर सिटीजन, सबको सिटीजन माना जाने लगा, ठीक है। एंड मदरलैंड की, फ्रांस हमारी मदरलैंड है, ये सारी चीजें प्रमोट की गई, ठीक है। इसके बाद नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड क्या है दोस्तों? नेपोलियनिक कोड जो ये 1804 में नेपोलियन जब राजा बनता है तो ये फ्रांस में कुछ चेंज लेकर आता है। प्लस इसका एक सपना होता है कि पूरे यूरोप पर कब्जा करना है, ठीक है। सो इसके लिए क्या करता है, जब ये जिन जिन एरियाओं पर कब्जा करता है उनमें भी और प्लस फ्रांस में भी कुछ चेंज लेकर आता है। क्या चेंज लेकर आता है कि कॉमन वेट के मेजर्स इंट्रोड्यूस कर देता है। मतलब जो सारे एरिया में वेट का एक ही मेजर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल हम 1 किलोग्राम तोलते हैं, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000, हम कह सकते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलाकों में उसका मतलब हो सकता है 1 किलोग्राम का किसी में 500 ग्राम ही हो, किसी में 1500 ग्राम हो। तो इस तरह से डिफरेंट मेजर्स होते हैं, तो ये मेजर्स को एक कर देता है, ठीक है। टैक्सेशन का सिस्टम एक कर देता है, प्लस सारे एरिया में फ्यूडल सिस्टम को हटा देता है। फ्यूडल मतलब जो लोकल एरिया में लॉर्ड होते हैं सबको हटाकर एक पूरी कंट्री का एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, ठीक है। प्लस और भी बहुत सारी चीजें चेंज लाने की, जैसे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, टैक्स मतलब जो ट्रेड पर टैक्स लगता है उसको हटा दिया, बहुत सारी करेंसी वगैरह को भी सिमिलर करने की कोशिश की गई। तो इतने सारे चेंज लाने की कोशिश की गई एंड दीज चेंजेस वर कॉल्ड नेपोलियनिक कोड, जो कि आपका तीसरा टॉपिक है।
तो फर्स्ट 3 पेजेस में आपको यही पढ़ना था। एंड ये जो चेंजेस रहते हैं, इस चेंजेस को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको नेपोलियन को अपना लीडर मानते हैं और मानते हैं कि ये जो नेपोलियन है ये पॉजिटिव हमारे लिए होगा, तो बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। बट कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होते हैं, क्योंकि नेपोलियन कोड को कुछ लोग पसंद इसलिए भी नहीं कर रहे होते क्योंकि इससे क्या होता है, अब जो सभी लोगों को राजा की बात माननी है, लोकल पावर सभी की खत्म हो गई, प्लस सबके ऊपर कंट्रोल आ गया, तो जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद नहीं करते कुछ लोग, ठीक है। तो नेपोलियनिक कोड को कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं भी करते। सो ये नेपोलियनिक कोड है। सो अभी जो आपके 3rd 4th 5th पेज है इस चैप्टर का, उसमें ये 3 टॉपिक में डिवाइड करके आप इसको पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ आएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन एंड नेपोलियनिक कोड। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि क्लास 9th में पढ़ा है, उसकी एक शॉर्ट समरी लिख दी है मैंने डेट के साथ, इसके आप शॉर्ट नोट बना लेना ताकि आपको याद रहे। आइडिया ऑफ नेशन, फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे जो नेशन का आइडिया था और वाइड स्केल पर फैला। फिर हम देखेंगे इस आइडिया ने कैसे यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म लाने में मदद की, जो कि हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म राइज होता है फ्रांस से, और फिर यहां से कैसे फैलेगा और कैसे बहुत सारी कंट्रियां नेशन बनना शुरू होंगी, ठीक है, नेशन स्टेट बनना शुरू होंगी, ये हम देखेंगे। नेशन और नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट मैंने आपको पिछले उसमें समझाया था। थैंक यू दोस्तों।